स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे जो भारत की राज व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी, उसकी क्लासेस, ठीक है। और पिछला ही लेसन हमने कंप्लीट किया क्वेश्चंस के बारे में, जो कि था जो हमारा राज्यपाल का चैप्टर और मुख्यमंत्री और जो राज्य की मंत्री परिषद है उसका जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुए, उससे संबंधित मैंने आपके समक्ष 20 क्वेश्चन रखे, ठीक है। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा। तो आज मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है राज्य विधानमंडल के बारे में, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर की हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो क्या कह रहा है राज्य के विधानमंडल के बारे में। तो कह रहा है कि राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानमंडल की केंद्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है। यानी जैसे हम केंद्र की राजनीतिक व्यवस्था में बात करते थे किसकी भूमिका की, संसद की, वहीं यहाँ पे आज बात आ रही है कि जो राज्य की राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, उसमें राज्य का विधानमंडल बहुत ही महत्वपूर्ण और एक जो है केंद्रीय भूमिका निभाता है। कैसे? कह रहा है कि संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकार तथा शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। यद्यपि ये सभी संसद के अनुरूप हैं, फिर भी इनमें कुछ विभेद पाया जाता है। क्या मित्रों? जैसे हम संसद की बात करते हैं ना, और वैसे ही प्रावधान यहाँ पे हमें आज राज्य के विधानमंडल में भी देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इन दोनों का जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, जो बेसिक इनका कंसेप्ट है वो समान है। उसी प्रकार से यहाँ भी कह रहा है, क्या कह रहा है कि संसद के अनुरूप जो प्रावधान है ना, उसी प्रकार से जो हमारा विधानमंडल है उसमें समानता ही मिलेगी हमारे को। जैसे हम संगठन की बात कर लें, कार्यकाल की बात कर लें या विशेष अधिकारों की, तो ये सभी यहाँ पे भी हमें समान रूप से उसी तरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, राज्य विधानमंडल का गठन आखिर कैसे होगा, ठीक है। तो उसी की यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एक रूपता नहीं है। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है जबकि कुछ में दो सदन। यानी फ्रेंड्स आपने भी देखा होगा कि कुछ राज्य भारत में ऐसे हैं जहाँ पे दो सदन पाए जाते हैं, जैसे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी, ठीक है। जैसे जैसे हम बात करते हैं संसद की, तो संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार से किसी राज्य में भी विधानसभा भी होती है और विधान परिषदें भी होती है। लेकिन ऐसा मित्रों कुछ ही राज्यों में है। अब देखो कौन से, कि केवल वर्तमान में अगर अपन चर्चा करें तो केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे दो सदन हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। तो मित्रों ये 6 राज्य ऐसे हैं। और फ्रेंड्स से पहले जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर का तो हमने जो स्पेशल स्टेटस हमने दिया हुआ था उसको हमने जो है वहाँ से हटा लिया है, ठीक है। और अब ने क्या किया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इस कारण से अब वहाँ पे जो हमारी विधानसभा है, ठीक है, जो विधान परिषद थी वो अब नहीं है। तो इस कारण से मित्रों वहाँ पे जो है, यानी अब हमारे पास केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कह रहा है कि तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 लागू नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की स्थापना आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 द्वारा की गई है। यानी ये कह रहा है कि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे हमने कैसे विधान परिषद की स्थापना की, तो हम एक्ट लेकर के आए थे, आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005, ठीक है। और इसके माध्यम से हमने आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की स्थापना का उपबंध किया गया, लेकिन इस संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा एक सूचना जारी भी की जानी थी जो अभी तक जारी नहीं हुई। इसलिए अभी तक मध्य प्रदेश में एक सदनीय विधानमंडल ही है। क्या फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है कि हमने प्रावधान किया था, कहाँ, मध्य प्रदेश के लिए भी, कि हम मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद गठित करेंगे, ठीक है। और इसके संबंध में एक राष्ट्रपति जो है उनको एक नोटिफिकेशन जारी करना था, लेकिन वो जारी ही नहीं हुआ। तो इस कारण से मध्य प्रदेश के लिए हम जो है एक विधान परिषद गठित नहीं कर पाए, ठीक है। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से हम ये गठित करना चाह रहे थे मध्य प्रदेश के लिए। तो इसी कारण हम जो है
अगर हम देखेंगे ना तो केवल 6 और यानी केवल 6 राज्य ऐसे जहाँ पे हमारे पास विधानसभाएं भी हैं और विधान परिषद भी है। मित्रों, आप इस बात को जरूर याद रखना, कई बार एग्जाम्स में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मैंने पहले भी एक बार बताया था आपको कि विधानमंडल में हम विधानसभा और विधान परिषद दोनों को गिनते हैं। और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं ना मित्रों, विधानमंडल की ही चर्चा कर रहे हैं, यानी लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर में विधानसभा भी आ जाती है और विधान परिषद भी आ जाती है। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, ये कहता है 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। यानी ये कह रहा है कि 22 राज्य, ये तो अब पुराना हो गया, क्योंकि अब अगर अपन चर्चा करें तो केवल हमारे देश में 28 ही राज्य हैं। ठीक है, तो कह रहा है राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं। यानी जैसे हम बात करते थे ना किसकी, कि संसद में कौन कौन से शामिल होते हैं, संसद के अभिन्न अंग कौन कौन से हैं, कई बार मैंने आपको बताया है और संसद के टॉपिक में तो बताया ही था। देखो, लोकसभा होती है, राज्यसभा, और उसमें हम राष्ट्रपति को भी शामिल करते हैं। उसी ही प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि राज्य का जो विधानमंडल है उसमें विधानसभा तो शामिल ही है, राज्यपाल भी शामिल होते हैं। ठीक है, जिन राज्यों में 2 सदन व्यवस्था है वहाँ विधानमंडल में राज्यपाल को, विधान परिषद को और विधानसभा इनको शामिल करते हैं। यानी जैसे हम लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को शामिल करते थे संसद में, वैसे ही राज्य के विधानमंडल में हम विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल इन तीनों को शामिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कहता है विधान परिषद उच्च सदन, द्वितीय सदन या वरिष्ठों का सदन है, जबकि विधानसभा निचला सदन है। यानी वही बात, जैसे राज्यसभा उच्च सदन है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ विधान परिषद की बात आई है कि जो विधान परिषद होती है वो उच्च सदन है, वरिष्ठों का सदन है, लेकिन जो विधानसभा वो निचला सदन है, और लोकसभा को भी तो हम निचला सदन ही कहते थे। ठीक है, अब देखो आगे कहता है संविधान में राज्य में विधान परिषद के गठन और विघटन करने की व्यवस्था है। संसद एक विधान परिषद को अगर पहले से हो तो वह विघटित कर सकती है, और नहीं है तो वो गठित भी कर सकती है। यानी मित्रों, आप इस बात को याद रख लेना, अगर मान लीजिए हमें किसी भी राज्य में अगर कोई विधान परिषद गठित करनी है तो वो अधिकार हमने दिया है संसद को, और अगर हमें समाप्त भी करना है ना किसी राज्य की विधान परिषद को, तो वो ही काम कर सकती है केवल और केवल संसद। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे और इस तरह का कोई विशेष प्रस्ताव राज्य विधानसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना जरूरी है। यह बहुमत कुल मतों एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। संसद का यह अधिनियम अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों हेतु संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, सामान्य विधान की तरह पारित माना जाएगा। क्या मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बताई जा रही है, गौर से आप इस बात को सुन लिए कि मैंने जो आपको बताया कि संसद को ये हमने अधिकार दिया कि आप विधान परिषद को गठित भी कर सकती है और समाप्त भी, लेकिन वो कब करेगा ऐसा काम, वो कब करेगी ऐसा काम, वो तभी ही करेगी जब, यानी किसी भी राज्य ने, मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए कि आज की डेट में अगर मान लीजिए हम बात करें उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी। ठीक है, अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार एक विशेष प्रस्ताव लेकर के आए वहाँ की विधानसभा में। ठीक है, विधानसभा में एक प्रस्ताव लेकर के आए और विधानसभा उस प्रस्ताव को पारित कर दे, किससे, कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक विशेष प्रस्ताव लेकर के आया क्या, कि हम हमारी जो विधानमंडल है उसमें हम जो एक विधान परिषद भी बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब वहाँ क्या करेगी, यानी वहाँ विधान परिषद पहले से ही है, तो आप ऐसा समझ लो कि विधान परिषद को वो समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2/3 बहुमत से यानी वे प्रस्ताव लेकर के आएंगे, विशेष प्रस्ताव समाप्त करने के लिए विधान परिषद को, और विधानसभा में मान लीजिए वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। ठीक है, तो फिर संसद क्या करेगी, संसद जो है वहाँ की जो विधान परिषद है उसको समाप्त कर देगी। और ये जो प्रावधान, यानी संसद ने जो ये काम किया ना, संसद ये काम जो की वो हम अनुच्छेद 368 के तहत नहीं मानेंगे। यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया था अनुच्छेद 368 के बारे में, यानी संविधान के संशोधन का मित्रों टॉपिक मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया था बहुत पहले। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है वापस, तो आप उसको जाकर के फिर से देखिएगा, मेरे चैनल पर अपलोड है। यानी संसद जो काम करेगी ना, कौन सी, ये काम जो अगर विधान परिषद को समाप्त करना है या गठन करना है, तो हम इसको एक सामान्य कानून के माध्यम से जानेंगे। हम इसको जो एक संविधान संशोधन नहीं मानेंगे, यानी ये संविधान संशोधन नहीं है। ठीक है, और अगर मान लो कि विधान परिषद का अगर उसको, यानी मान लीजिए आज की डेट में
हम बात करें मध्य प्रदेश की ही बात कर लो कि मध्य प्रदेश में जो हमने 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 हम लेकर के आए थे, ठीक है, और उसके माध्यम से हम विधान परिषद गठित करना चाह रहे थे वहाँ पे, ठीक है। अब मित्रों मान लीजिए क्या हुआ, हमें वहाँ पे विधान परिषद गठित करनी है, तो वहाँ की जो विधानसभा है मध्य प्रदेश की वो प्रस्ताव पारित करेगी। उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से विधानसभा से पारित होना पड़ेगा, ठीक है, और वो पारित हो गया तो वहाँ फिर हम विधान परिषद गठित कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको डिटेल से आज समझाया आसान शब्दों में, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि विधान परिषद का हम कैसे गठन कर सकते हैं, कैसे हम उसको समाप्त भी कर सकते हैं, यानी सारी शक्ति हमने दी है किसको, संसद को, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि संविधान ने राज्य में दूसरे सदन के विचार की आलोचना इस आधार पर कि यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा, यह विधायी कार्यों में विलंब करेगा और संस्था बहुत खर्चीली होगी। इस कारण से हमने यदि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या गठन करना भी है तो उस राज्य को अपनी इच्छा व आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना होगा। क्या मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट यह बात करें कि जो हमारा ये प्रावधान है कि कौन सा राज्य विधान परिषद गठित कर सकता है और कौन सा नहीं, तो ये हमने राज्यों पर छोड़ा है। क्यों कि राज्यों की इच्छा है और राज्यों की, मान लीजिए, यानी राज्यों के पास इतना पैसा है, उनके पास आर्थिक स्थिति है कि वो विधान परिषद यानी विधानसभा तो उनके राज्य में है ही, विधानसभा का वो खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन विधान परिषद का भी क्या वे खर्चा उठा सकते हैं। मित्रों बहुत सा खर्चा होता है विधान परिषद में भी, ठीक है। तो क्या अगर मान लीजिए वो अगर खर्चा उठा सकते हैं तब तो वो अपने राज्य में विधान परिषद गठित भी कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए उनके राज्य में पहले से विधान परिषद है और मान लीजिए वो खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है, विधान परिषद का, तो वो समाप्त करने के लिए भी कह सकते हैं। यानी हमने जो बात कही ना, यानी हमने जो अधिकार दिया कि आप जो है चाहे समाप्त करने के लिए विधान परिषद को या गठन करने के लिए, तो संसद को आप कह सकते हो, तो आपकी इच्छा पर है, ठीक है। आपकी कितनी अर्थव्यवस्था अच्छी है आपके राज्य की, उसके आधार पर हमने प्रावधान किया है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात ये कह रहा है क्या कि जो विधान परिषद अगर गठित होगी किसी राज्य में तो वो जो काम है, ठीक है, जो विधानसभा के काम होते हैं उसमें विलम्ब करेगी, ठीक है, जनता का उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता विधान परिषद में। तो इस कारण से मित्रों हमने जो अधिकतर राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं किया अनिवार्य रूप से, और हमने राज्यों पर यह प्रावधान छोड़ दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो नेक्स्ट हम चर्चा करने जा रहे हैं 2 शब्दों का गठन की हम बात कर रहे हैं, क्या कि जो विधान परिषद है और विधानसभा के बारे में यहाँ चर्चा की जाएगी। देखो क्या कह रहा है, संख्या की हम बात करने वाले हैं कि विधानसभा में आखिर संख्याएं कितनी हो सकती है, यानी किसी राज्य की विधानसभा है मान लीजिए, और उस राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हो सकती है। तो देखो कहता है, क्या कह रहा है कि विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसकी अधिकतम संख्या 500 और निम्नतम 60 तय की गई है। क्या मित्रों, ये कहना चाह रहा है क्या कि हमने, यानी हम जो विधानसभा का चुनाव करवाते हैं, ठीक है, तो विधानसभा के चुनाव में जितने भी सदस्य हम चुनते हैं उसको हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, यानी जब भी विधानसभा का चुनाव होता है तो आप में से और हम में से जितने भी लोग 18 वर्ष या 18 साल से अधिक की आयु के होते हैं वो वोटिंग करने जाते हैं, ठीक है, वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। और ये आगे कह रहा है कि जो विधानसभा की सीटें होती है ना मित्रों, किसी भी, यानी राज्य में, भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में, ठीक है, 28 राज्यों की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है, यानी एक राज्य में कितनी सीटें हो सकती हैं, यानी एक राज्य में कितनी अधिकतम सीटें हो सकती है और कितनी न्यूनतम हो सकती है। यही बात कह रहे हैं कि अधिकतम वहाँ 500 सीट हो सकती है, यानी मान लीजिए किसी भी राज्य की विधानसभा है ना, तो उसमें आप अधिकतम 500 सीट रख सकते हो, यानी आप 500 विधानसभा सदस्य रख सकते हो, और निम्नतम 60, यानी कम से कम आपको 60 तो रखने ही पड़ेंगे, और अधिकतम आप 500, यानी 60 से लेकर के आप 500 सदस्यों के बीच विधानसभा सदस्य रख सकते हो। आप आसान भाषा में ये समझ लो, ठीक है। इसका अर्थ है 60 से 500 के बीच ये संख्या राज्य की जनसंख्या और उसके आकार पर निर्भर है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के मामले में 30 तय की गई है, और मिजोरम व नागालैंड के मामले में क्रमशः 40 और 46। इसके अलावा सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। क्या मित्रों, ये कहना चाह रहा है क्या कि बेशक हमने संख्या जो निर्धारित की विधानसभा की, किसी राज्य में विधानसभा में जो सदस्य कितने होंगे उसकी जो हमने संख्या निर्धारित कर दी 60 से लेकर के 500 के बीच, लेकिन मित्रों कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे हमने जो है ये प्रावधान लागू नहीं किया कि 60 से लेकर के 500 के बीच होगा। जैसे कि हमने अरुणाचल, सिक्किम और गोवा के मामले में, यानी वहाँ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा यहाँ की जो विधानसभा है, ठीक है, वहाँ हमने अधिकतम संख्या 30 तय की है विधानसभा सदस्यों की, ठीक है, और मिजोरम के अंदर हमने 40 तय की है और नागालैंड में हमने 46 तय की है, ठीक है। तो मित्रों ये अधिकतर अगर अपन चर्चा करेंगे ना
तो 60 से लेकर के 500 ही निर्धारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, आगे एक प्रावधान आ रहा है, इसकी मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, मैंने संसद के टॉपिक में भी आपको बात बताई थी अनुच्छेद 331 की, तो वही बात आप आज फिर से आ रही है। देखो क्या कह रहा है, राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को नामित कर सकता है यदि समुदाय का प्रतिनिधि विधानसभा में पर्याप्त नहीं हो। मित्रों ये प्रावधान जो है, अब ये प्रावधान नहीं होगा, मैंने उस समय भी बताया था, क्योंकि हाल ही में संसद ने 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर के आया। ठीक है, संसद इस अधिनियम को लेकर के आया और उसके माध्यम से ये प्रावधान संसद ने समाप्त कर दिया कि अब जो है हम ना तो विधानसभा में और ना ही लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियंस को मनोनीत नहीं करेंगे। जो हम लोकसभा में 2 को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, और जो विधानसभा है उसमें राज्यपाल 1 को मनोनीत करते हैं, तो उसको हम मनोनीत अब नहीं करेंगे। और इसके साथ ही मित्रों जो हमारी संसद है उसने एक प्रावधान और भी किया कि SC और ST जो समुदाय है, ठीक है, उनको जो सीटें मिलती थी विधानसभा में और लोकसभा में, तो उनके लिए आरक्षण 2030 तक के लिए उसने बढ़ा दिया। यानी 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के माध्यम से 2020 तक के लिए आरक्षण था, तो 2020 साल जब जैसे ही पूरा होने वाला था तो संसद ने फिर वापस इसको अगले 10 सालों तक के लिए बढ़ा दिया, उनको विधानसभा में और लोकसभा में आरक्षण। ठीक है, तो ये प्रावधान मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक करंट अफेयर्स का मुद्दा है, तो आप इस बात को जरूर याद रखना, क्योंकि मित्रों आपको तो यही याद रहेगा हमेशा कि हाँ राज्यपाल 1 को विधानसभा में मनोनीत करते हैं और लोकसभा में राष्ट्रपति 2 को। अब मित्रों प्रावधान ये हमने समाप्त कर दिया, अब हम किसी को भी मनोनीत नहीं करेंगे। मैं केवल एंग्लो इंडियन समुदाय की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ राज्यसभा में जो मनोनीत करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। मित्रों आप क्लियरली इस बात को समझ लीजिए, राज्यसभा में तो हम अब भी मनोनीत करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, देखो क्या कह रहा है कि क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में हम यानी हम विधानसभा का जब चुनाव करवाते हैं तो हम विधानसभा क्षेत्रों में यानी पूरे राज्य को विधानसभा क्षेत्रों में बांट देते हैं। जितनी भी मान लीजिए कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, तो यानी वहाँ 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि विधानसभा के लिए होने वाले प्रत्यक्ष निर्वाचन पर नियंत्रण के लिए हर राज्य को क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि इस चुनाव में इन चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण राज्य को आवंटित सीटों की जनसंख्या, राज्य में आवंटित सीटों की संख्या को जनसंख्या के अनुपात से तय किया जाता है। दूसरे शब्दों में संविधान में यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व मिले। जनसंख्या का अभिप्राय व पिछली जनगणना है जिसकी सूची प्रकाशित की गई। यानी मित्रों वही बात जो हमने संसद के टॉपिक में डिस्कस की थी, क्या कि जो हम विधानसभा के हमने वहाँ पे क्या बात की थी, हमने बात की थी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की। लोकसभा के निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं उनका हम निर्धारण कर रहे थे, कब कैसे कर रहे थे, हम जनगणना के आधार पर कर रहे थे। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि वर्तमान में हम जो लोकसभा के जितनी भी सीटें हैं, ठीक है, वर्तमान में हमारे लोकसभा में 543 जो सीटें हैं, तो उन सीटों का हमने निर्धारण जो मित्रों किया है ना, वो हमने किया है 1971 की जनगणना के आधार पर, और इसका कारण मैंने डिटेल से वहाँ बताया भी था। ठीक है, वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हम विधानसभा की सीटों का निर्धारण करते हैं ना, यहाँ विधानसभा में कितनी सीटों की कितनी राज्य में, तो हम जनसंख्या के आधार पर करते हैं। ठीक है, और पिछली जो जनगणना होती है, ठीक है, उस जनगणना के आधार पर हम करते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रत्येक जनगणना के बाद हम पुनर्निर्धारण करते हैं, यानी जब भी हम जनगणना होगी तो उस जनगणना के बाद हम जो है विधानसभा की और लोकसभा की सीटों को हम बढ़ाते हैं। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्निर्धारण होगा, प्रत्येक राज्य के विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से सीटों का निर्धारण और हर राज्य का निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से विभाजन। संसद को इस बात का अधिकार है कि वह संबंधित मामले का निर्धारण करे। इसी उद्देश्य के लिए संसद ने 1952, 62, 72 और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू भी किया। यानी मित्रों संसद फिर क्या करती है, सीटों को बढ़ाने के लिए परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट लेकर के आती है मित्रों। और अभी तक मित्रों संसद ने 4 डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट भी लेकर के आई है, 1952 में, 62 में, 72 में और 2002 में। ठीक है, तो वही प्रावधान मित्रों मैंने जो संसद में चर्चा की थी ना, जिन भी व्यूअर्स ने उन वीडियो को नहीं देखा संसद का, मित्रों आप उसको जरूर से देखिएगा। बहुत ही, अगर आप मैं बात करूँ ना भारत की राज्य व्यवस्था में, इंडियन पॉलिटी में अगर मूल अधिकारों के बाद में अगर दूसरा कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वो संसद का ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप उस टॉपिक को, संसद के टॉपिक को बहुत यानी कम से कम 14 भागों में वो मेरा संसद का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और मित्रों मैंने इतने भाग वहाँ इसलिए बनाए क्योंकि मैंने डिटेल से वहाँ डिस्कशन किया है, ताकि एक एक प्रावधान पर मैं डिटेल से डिस्कशन कर सकूँ और किसी को बोरिंग भी ना महसूस हो सके। इसके कारण मैंने लंबी ज़्यादा वीडियो नहीं रखी वहाँ पे, ताकि आप जो है जल्दी से उसको रिवाइज भी कर सकें। तो वही प्रावधान जो हमने वहाँ चर्चा की थी ना, वही प्रावधान सेम यहाँ पे आ रहे हैं। और फिर यहाँ पे जनगणना की बात आएगी कि हमने 1971 की जनगणना के आधार पर ही सीटों का निर्धारण किया है।
ठीक है। 1976 के 42वें संशोधन में विधानसभा के क्षेत्रों को 1971 के आधार पर वर्ष 2000 तक के लिए निश्चित कर दिया और यह प्रतिबंध हमने 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। लेकिन 2001 के 84वें संशोधन अधिनियम के द्वारा हमने जनसंख्या मापन को भी तय कर दिया। यानी मित्रों वही बात करें हैं कि हम जो विधानसभा की सीटों का निर्धारण करते हैं ना 1971 की जनगणना के आधार पर करते हैं, और हमने लोकसभा की जितनी भी आज वर्तमान में सीटें हैं भारत में वो भी हमारी 1971 की जनगणना के आधार पर ही हैं। और क्यों है उसका मैंने कारण भी बताया था वहाँ पे, क्योंकि 1971 में भारत देश में जितने भी राज्य थे, ठीक है, उन राज्यों की जनसंख्या की अपन बात करें ना तो एक समान थी, यानी एक ऐसा दायित्व लगभग एक समान थी वहाँ की जनसंख्या। और उन जनसंख्या के आधार पर उनको सीटों भी, यानी उनको सीटों का जो निर्धारण हुआ, उनको सीटें जितनी मिली वो भी हमने सही दी। लेकिन वर्तमान में अगर अपन चर्चा करें ना तो मित्रों दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उन्होंने जो अपनी जनसंख्या को कम किया है, ठीक है, जनसंख्या उन्होंने कम किया। अब मान लीजिए आज की डेट में हम जो है 2011 की जनगणना के आधार पर अगर हम उन सीटों का निर्धारण करें तो उस प्रावधान से तो फिर दक्षिण भारत को सीटें कम हो जाएगी। तो इसका फिर दक्षिण भारत के जो है राज्य वो विरोध करते हैं, क्योंकि हमने तो जो है जनसंख्या वृद्धि हमारे देश में हो रही थी तो जनसंख्या वृद्धि को हमने तो कम किया है, और आपने क्या हमारे को, यानी आप क्या हमारे को इस जो हमने जनसंख्या वृद्धि को कम किया है तो ये हमारे को आप जो है पुरस्कार दोगे कि हमारी जनसंख्या, यानी हमारी जो विधानसभा की सीटें उसको आप कम करोगे, उसको यानी उल्टा आपको तो बढ़ानी चाहिए क्योंकि हमने तो अच्छा काम किया है। तो इस कारण से मित्रों 1971 की जनगणना के आधार पर ही हमने अभी तक विधानसभा की और लोकसभा की सीटों को निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई, और मित्रों आपको ये बात समझ में आनी भी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अब चर्चा करने जा रहे हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। वही बात मित्रों मैंने जो आपको कर दी थी ना कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संसद ने जो प्रावधान किया एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत न करने का और SC/ST समुदाय का जो आरक्षण बढ़ाया 2030 तक के लिए, वही बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, और मित्रों अब परिषद के अपन गठन की बात करें, यानी विधान परिषद का गठन कैसे होगा, तो पहले ही हम चर्चा कर लेते, यानी पहले ही हमने चर्चा कर ली थी कि संसद को हमने अधिकार दिया है और विधानसभा को ये भी, यानी विधानसभा को भी हमने अधिकार दिया है कि वो प्रस्ताव पारित करेगी, और प्रस्ताव 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो फिर उस राज्य में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी गठित हो जाती है। और समाप्त करना हो तब भी विधान परिषद, तब भी जो है विधानसभा प्रस्ताव पारित करेगी, और पारित हो जाए प्रस्ताव तो विधान परिषद को हम समाप्त कर देते हैं। वही बात यहाँ पे निकल कर आएगी। देखो क्या करा, विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। मित्रों वही बात जो राज्यसभा में हम करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है। तुरंत मेरे को, मेरे मित्रों, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मेरे को जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हम राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे करते हैं। मैंने आपको संसद के टॉपिक में डिटेल से वहाँ डिस्कशन कर दिया था, तो मैं आज जो है यहाँ पे उस बात को वापस नहीं दोहराऊंगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने के लिए कौन सा सिस्टम अपनाते हैं, तो उसी सिस्टम की मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ। परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 है। क्या करा है मित्रों, अब आप एक बात फिर से समझ लेना क्या कि विधान परिषद में सीटें कितनी होगी। ठीक है, विधान परिषद की मैं बात कर रहा हूँ, विधान परिषद में आखिर सीटें कितने होगी तो इसका निर्धारण कौन करेगा, यानी वो किस पर निर्भर करेगी, तो वो करेगी विधानसभा पर। ठीक है, यानी विधानसभा की जितनी सीटें हैं ना वो, तो उस विधानसभा की 1/3 सीटें विधान परिषद में होगी, और या फिर न्यूनतम 40 सीटें तो होगी ही होगी। यानी आप ऐसा समझ लो क्या कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी। ठीक है, अब मित्रों वहाँ विधान परिषद में कितनी सीटें होनी चाहिए आपके हिसाब से, वहाँ होनी चाहिए कि विधानसभा में तो 403 सीटें हैं। ठीक है, अब 403 सीटें हैं तो 403 का आप 1/3 निकाल लीजिए, तो उतनी जो है वहाँ पे विधान परिषद में सीटें होनी चाहिए, या फिर न्यूनतम 40 तो वहाँ होनी ही चाहिए, 40 से ज़्यादा जो है फिर वहाँ हो सकती है, यानी कम से कम 40 होनी चाहिए, 40 से कम वहाँ विधान परिषद में सीटें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका मतलब संबंधित राज्य में परिषद सदस्य की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर है। वही तो मित्रों मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कितनी सीटें होगी वो विधानसभा पर निर्भर करती है उस राज्य की। ठीक है, और देखो ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन का प्रभुत्व राज्य के मामलों में बना रहे। यद्यपि संविधान ने परिषद की अधिकतम और न्यूनतम संख्या तय कर दी, इसका वास्तविक संस्था का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। क्या करा है मित्रों, ये करा है कि बेशक संविधान ने ये तो बता दिया कि जो है आप कितनी सीटें रखोगे विधान परिषद में, उतनी रखोगे कि विधानसभा की 1/3 या 40 न्यूनतम, लेकिन ये कह रहा है कि जो वास्तविक जो संस्था होगी ना तो उसका निर्धारण संसद करती है, फिर कितनी सीटें होती हैं। अब देखो नेक्स्ट निर्वाचन पद्धति की यहाँ पे बात की जा रही है, वही जो मैंने आपको बताया था कि अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होता है विधान परिषद में और राज्यसभा में भी।
तो वही प्रावधान यहाँ पे भी लागू होंगे कि 1/3 सदस्य जो होंगे ना विधान परिषद में, वो तो स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड से चुने जाएंगे। 1/12 सदस्य जो होंगे वो जो हमारे ग्रेजुएट होते हैं, राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, और 1/3 सदस्यों का चुनाव हम विधानसभा के सदस्यों के द्वारा करते हैं। ठीक है, बाकी बचे हुए सदस्यों का निर्वाचन यानी नामांकन जो हम करते हैं वो राज्यपाल करता है। यानी कौन से, जो हम बात करते हैं किसकी, जैसे हमने राज्यसभा में भी तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं ना राष्ट्रपति, तो वही प्रावधान यहाँ पे भी लागू हो रहा है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या, कि हमने केवल एंग्लो इंडियन समुदाय का नामांकन समाप्त किया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। हम वर्तमान में भी राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन करेंगे और विधानसभा में भी नामांकन करेंगे सदस्यों का। तो वही करें कि बाकी बचे हुए जितने सदस्य होते हैं उनका हम नामांकन करते हैं राज्यपाल के माध्यम से, जो कि साहित्य, ज्ञान, कला, विज्ञान आदि से संबंधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या करा है। इस तरह विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का तो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करते हैं। यानी 1/6 सदस्य जो होते हैं उसको राज्यपाल नामित करते हैं, विधान परिषद में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या करा है। कहता है सदस्य एकल संख्या में मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। राज्यपाल के द्वारा नामित सदस्य को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या मित्रों? और मित्रों जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ना, क्या आप मेरे को तुरंत कमेंट करिएगा कौन सा हम अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का सिस्टम अपनाते हैं, तो उसका उत्तर आपको अगर ध्यान से आपने सुना है तो आपको उत्तर मिल भी गया। क्या एकल संक्रमण मत के माध्यम से जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है उसके माध्यम से हम इसको चुनते हैं विधान परिषद के सदस्यों को भी और राज्यसभा के सदस्यों को भी। ठीक है, और राज्यपाल जो 1/6 सदस्यों को नामित जो करते हैं ना विधान परिषद में, तो उसके खिलाफ आप जो किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी आप उस मामले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकते कि हाँ राज्यपाल ने इस व्यक्ति को क्यों यहाँ पे नामांकित किया, यानी क्यों उसने इस विधान परिषद में इस व्यक्ति को मनोनीत किया। तो इस बात को आप यानी आप इस बात को अदालत में लेकर नहीं जा सकते। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो विधान परिषद के गठन की यह प्रक्रिया संविधान में अस्थायी है न कि अंतिम। संसद इसको बदलने और सुधारने के लिए अधिक करता है। हालांकि अभी तक संसद ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई। क्या कर रहा है, ये कहना चाह रहा है कि विधान परिषद का गठन कैसे होगा और कौन सी हम प्रक्रिया अपनाएंगे। ठीक है, तो यह प्रक्रिया अस्थायी है और संसद इस प्रक्रिया को सुधारना चाहे तो सुधार सकती है और अगर बदलना चाहे तो बदल सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। आज हम यहीं स्टॉप रखते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दोनों सदनों के कार्यकाल के बारे में। ठीक है, विधानसभा का क्या कार्यकाल होता है, फिर विधानमंडल में जो यानी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो कौन सी शपथ लेते हैं, कितनी उनकी आयु होती है, कितने साल तक वो काम करते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। और मित्रों मैंने फिर से आपको यह बात बताता हूँ कि संसद का मेरा जो टॉपिक है आप उसको जरूर से सुनिएगा। दोनों में समानताएं हैं, संसद के टॉपिक और विधानमंडल के टॉपिक में। ठीक है, और भी मित्रों मैंने आज तक आपको जो है 32 लेक्चर यानी 32 चैप्टर है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए मित्रों। बहुत ही एक एक करके मैंने जो बहुत ही अच्छी तरह से एक एक सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने का भरपूर प्रयत्न किया है। ठीक है, तो आप उन लेक्चर्स को जरूर सुनिए और सुनने से मित्रों हमारे को ज़्यादा याद होता है। और पिछला ही लेसन तो हमने क्वेश्चंस के बारे में कंप्लीट किया था, कितने अच्छी लेवल के मैंने आपके समझ क्वेश्चन रखे। ठीक है, एक बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के मैंने आपके समक्ष क्वेश्चन रखे थे और जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आपको मैंने जो है आपके सभा पटल पर रखे मैंने। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में और अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।